देखो, ये एसेंशियल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग साइबर सिक्योरिटी में हम लोगों को सबसे पहला ये बोलता है कि आपको आइडेंटिफाई सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स आपको आना चाहिए। ठीक है, सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स। अब आपको सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स क्या होते हैं, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन में आता है कि आपको एक सिचुएशन देता है और ये बोलता है कि ये कौन सा प्रकार का अटैक है या फिर ये सोशल इंजीनियरिंग अटैक है या नहीं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सोशल इंजीनियरिंग अटैक में कौन से टाइप के अटैक होते हैं, क्योंकि इतने प्रकार के अटैक साइबर सिक्योरिटी में होते हैं कि उसको क्लासिफाई किया गया है कि ये सोशल इंजीनियरिंग है, ये दूसरा टाइप का अटैक है। तो आपको सोशल इंजीनियरिंग अटैक से रिलेटेड मैं आपको ये बता देता हूँ कि कोई भी टाइप का अटैक जो आपको इंफॉर्मेशन मांगने की कोशिश करता है, मतलब आपको बोलता है कि आप डिस्क्लोज करो इंफॉर्मेशन को, वो सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स कहलाएगा। वो इनमें से ऐसा होता है कि आपको अगर कोई बोलता है कि आप कोई मैलवेयर को डाउनलोड करो, ठीक है, तो ये उसकी कुछ खासियत है कि आपको जैसे कोई क्रिमिनल है तो आपको उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि वो ऐसा चलता होगा, उसके बाल ऐसे होंगे वगैरह। तो ये सोशल इंजीनियरिंग अटैक इस टाइप का है। कोई आपको परफॉर्म करने की कोशिश करे, परफॉर्म एन अनऑथोराइज्ड अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो अगर कोई अनऑथराइज्ड ट्रांजैक्शन के लिए बोले, कोई आपको डाउनलोड करने को बोले कि आप मैलवेयर को डाउनलोड कर लीजिए, या आप कोई इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करने को बोले, तो वो सीधा सीधा तरीके से सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स की कैटेगरी में आता है। अब आपको अगर जब मैं कैटेगरी बोल रहा हूं तो कैटेगरीज को मैं थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर लेता हूं कि ये जो सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स है ये 3 प्रकार के होते हैं। आप इसको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी बोल सकते हो, आप इसको टेलीफोनिक भी बोल सकते हो, और आप इसको इन पर्सन भी बोल सकते हो। ठीक है, इन पर्सन। अब इलेक्ट्रॉनिक में कौन से आते हैं, तो आप फिशिंग का नाम पहले भी सुन चुके होंगे, शायद मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ फिशिंग क्या होता है, और एसएमएशिंग। ठीक है, एसमिशिंग जो भी बोले, ये इलेक्ट्रॉनिक टाइप के अटैक में आते हैं। टेलीफोनिक अटैक में प्री टेक्स्ट कॉलिंग आता है, प्री टेक्स्ट कॉलिंग, और इसमें आता है विशिंग। ये सब सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स में आते हैं। और इन पर्सन में तो आप फिजिकली आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा, तो आप ये बोलते हो। ठीक है, अब बेसिकली फिशिंग, अगर आप सबको, वैसे अगर कोई नया नहीं होगा तो सबको पता होगा फिशिंग क्या होता है। फिशिंग यहाँ पे मैं 2 सेकंड में लिख लेता हूँ कि फिशिंग अगर किसी को नहीं होगा तो फिशिंग का मतलब ये होता है कि आप ईमेल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से, कोई भी अदर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से अगर आपको टारगेट किया जाए तो, और आपसे कोई इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की जाए। आपको बहुत सारे ईमेल आते होंगे जो ऐसे हैं, और आजकल तो खासकर आप लोगों को शायद पता होगा कि नहीं, हमारे यहाँ सिंगई सर इलेक्ट्रिकल एचओडी, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के एचओडी, उन सब का मेल हैक हो गया है, मतलब फिशिंग अटैक्स आ रहे हैं, मतलब उनके नाम से आ रहे हैं, आई एम डॉक्टर एम.आर. मेश्राम, आई वांट सम फेवर फ्रॉम यू, ऐसे ऐसे करके। तो अभी कॉलेज से भी अगर कोई भी ऐसा टाइप का आता है तो समझ जाना कि फिशिंग अटैक है। ठीक है, तो ये फिशिंग ऐसा होता है कि एक इंडिविजुअल पे भी होता है जिसको अपन बोलते हैं स्पीयर फिशिंग। ठीक है, ये स्पीयर फिशिंग टारगेटेड रहता है कि किसी एक पर्सन को टारगेट किया जाता है, टारगेटेड पर्सन को। और इसमें वेल फिशिंग भी आता है। ठीक है, वेल फिशिंग, इसका मतलब यह है कि कभी ऐसे टारगेट बनाया जाता है जो हाई वैल्यू पोजीशन है, मतलब कोई ऐसा इंसान जो जिसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। मतलब अगर आप नरेंद्र मोदी के नाम से या फिर कोई राहुल गांधी के नाम से आप भेज रहे हो, या फिर कोई एक हाई वैल्यूड पर्सन है उसके नाम से अगर आप अटैक भेज रहे हो, तो उस कैटेगरी को बोलते हैं वेल फिशिंग। ठीक है, अगर नाम से आता है या स्पीयर फिशिंग कैसे आता है वो आप इससे पहचान सकते हो। फिशिंग के बारे में आप सब जानते होंगे कि यार ये इससे कैसे बचा जाए, तो बहुत सारे तरीके हैं कि आप कोई भी जो एक्शन रिक्वेस्ट किया जा रहा है वो एक्शन को परफॉर्म ना करो, कोई आप चीजें को डाउनलोड ना करो, या कोई भी अटैचमेंट अगर मेल पे आता है तो उसको प्लीज ओपन ना किया करो। बिल्कुल अनवेरिफाइड जो ईमेल आते हैं वो उन सब का, उनमें कहीं लिंक विंक वगैरह दिया रहता है, उस लिंक को क्लिक मत किया करो। और कोई भी सस्पिशियस ईमेल में रिपोर्ट का ऑप्शन आता है, कोई भी मेल में आप देखोगे तो जहां फॉरवर्ड वगैरह ऑप्शन रहते हैं, रिप्लाई ऑप्शन रहता है, वहां रिपोर्ट का भी ऑप्शन रहता है, और रिपोर्ट फिशिंग का भी ऑप्शन रहता है।
आप उसमें रिपोर्ट कर सकते हो। ज्यादा लोग एक साथ रिपोर्ट करेंगे तो वो मेल आईडी पहले ही उनके ब्लॉक लिस्ट में आ जाती है। तो ये सारे तरीके होते हैं करने के। लेकिन अगर इसी में मैं एसएमएशिंग की जो बात किया था, ये एसएमएशिंग क्या था, ये था नॉर्मली जो फिशिंग होता है वाया टेक्स्ट मैसेज। अगर आप टेक्स्ट मैसेज से फिशिंग का मैसेज आता है, मेल से नहीं आता है, तो उसको एसएमएशिंग कहते हैं, सिंपल, जो हम लोगों ने अभी तक देख चुका है। तो ऑलमोस्ट ये सब हो गया। प्री टेक्स्ट कॉलिंग का मतलब है कि आप पहले से ही अगर उम्मीद कर लिए हो कि आप मतलब कोई पर्सन का फोन आ रहा है और वो सामने वाला मतलब जो फोन आ रहा है उसमें पहले से दिखा हुआ है कि वो कोई और आपने कोई नंबर सेव करके रखा है या आपके कोई जानकार का नंबर है, लेकिन वो एक्चुअल में होता नहीं है। तो ये ऐसे बहुत सारे होते हैं कॉल करने वाले भी। जैसे मैं आपको शायद पिछले बार जब क्लास ले रहा था तो एक फेक मेलर वाला दिखाया था कि मैं फेक मेल कर लेता। वैसे ही ऐसे प्रीटेक्स्ट कॉलिंग भी होता है कि अपन फेक कॉल कर लेते हैं और आपको दिखेगा वही नंबर से कि सेम नंबर से आपका जो नंबर सेव होगा उसी नंबर से, लेकिन वो कॉल होते हैं। तो वो प्रीटेक्स्ट है। और विशिंग का मतलब यही भी है कि टेलीफोनिक पे आप बहुत सारी चीजें विश करते रहते हो कि आप ये कर दो वो कर दो टाइप का, और आप उसको करी। कई बार ऐसा होता है, देखो विशिंग में आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें ना वॉइस इंस्ट्रक्टेड भी होता है। मतलब अगर आपको कोई चीज बोला जा रहा है वहां पे कि आप हाँ करते हो, यस या नो, आप उसमें बटन ना दबाए और आप सिर्फ यस बोल दिए या आपके मुंह से ऐसा कुछ निकलता है तो वो उस तरीके से इंस्ट्रक्शन मिल जाता है और वो परफॉर्म कर लेता है। तो जरूरी नहीं कि हर बार आपको लिंक क्लिक करना पड़े या फिर आपको कोई एसएमएस आए। आपको ऐसे कॉल आते हैं तो भी आप उसको काट दिया करो, उसको जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके वॉइस इंस्ट्रक्शन से वो कुछ भी ओपन हो सकता है। ठीक है, तो आई होप। और फिजिकली पर्सन क्या का मतलब ये है कि कोई पर्सन खुद जाके कोशिश करता है कि उसकी डिटेल्स निकाल पाऊं, लेकिन ये बहुत कम होता है क्योंकि ये इसमें पकड़ाने का डर सबसे ज्यादा रहता है इन पर्सन में, इसलिए लोग ऐसा नहीं करते। तो ये सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स अगर कहीं पे भी आइडेंटिफाई करना होगा तो आप लोग कर पाओगे। ठीक। नेक्स्ट टाइप का जो मैं आपको अटैक जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई क्रिप्टो अटैक। क्रिप्टो अटैक। क्रिप्टो अटैक बेसिकली क्रिप्टोग्राफी से आता है। क्रिप्टोग्राफी अगर आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो वैसे तो राहुल सर मेरे को बोले हैं कि क्रिप्टोग्राफी सर पढ़ा देंगे क्योंकि वो भी एक सिलेबस का पार्ट है। और देखते हैं अगर सर से हो पाया तो, नहीं तो फिर मैं ही पढ़ाऊंगा क्रिप्टोग्राफी भी। क्रिप्टोग्राफी स्टेगनोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया आता है वो। तो क्रिप्टो अभी ये मान के चलते हैं कि देखो क्रिप्टोग्राफी में होता क्या है कि क्रिप्शन होता है। अब एनक्रिप्शन करो या डिक्रिप्शन करो, ये क्रिप्शन होता है। तो उसमें क्या होता है आपको बेसिक मैं बता देता हूँ कि ये आपका प्लेन टेक्स्ट कहलाता है। जो आपका मैसेज होता है उसको प्लेन टेक्स्ट कहते हैं। उसके उसको आप क्या करते हो, उसको आप उसको चेंज कर देते हो, उसमें कुछ उसकी प्रॉपर्टी में चेंज कर देते हो, रैंडमाइज कर देते हो, कुछ भी करते हो, तो वो बन जाता है सीटी, बोले तो साइफर टेक्स्ट। ये साइफर टेक्स्ट को आप फिर भेजते हो इससे या फिर वायर से, जिससे भी आपको भेजना चाहे वो आप भेज दिए। अब किसी कोई बीच में पकड़ता है तो साइफर टेक्स्ट पकड़ता है, अगर उसको उसका एल्गोरिदम पता है या किस एल्गोरिदम से हुआ है तो वो प्लेन टेक्स्ट में चला जाता है, अदरवाइज वो समझ नहीं पाता क्या हो रहा है। तो फिर साइफर टेक्स्ट से कन्वर्ट किया जाता है, साइफर टेक्स्ट रिसीव होता है, फिर साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट रिसीव होता है, और बीच में जो इंट्रूडर्स होते हैं वो बीच बीच में खोजने की कोशिश करते हैं। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है क्रिप्टोग्राफी, इसको क्रिप्टोग्राफी कहते हैं, क्रिप्टोग्राफी। आपको मैं दोनों तरीका बता देता हूँ, एक क्रिप्टोग्राफी होता है और एक स्टेगनोग्राफी होता है। कोई मेरे को बता सकता है क्या दोनों में डिफरेंस क्या होता होगा, स्टेगनोग्राफी और स्टेगनोग्राफी और क्रिप्टोग्राफी? कोई भी ऐसा है क्या? चलो देखो, क्रिप्टोग्राफी में अपन क्या करते हैं, प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिए तो क्या हुआ, ये साइफर टेक्स्ट को आप कभी भी खोल के देखोगे ना तो आपको कभी भी ये समझ ही में नहीं आएगा कि वो मैसेज क्या है। उटपटांग टाइप का लिखा होगा या बिल्कुल रैंडम होगा एकदम, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि है क्या ये चीज, फोटो है वीडियो है क्या है, लेकिन नहीं। तो वो उसको बोलते हैं साइफर टेक्स्ट। इस टेक्निक को बोलते हैं क्रिप्टोग्राफी। मतलब आपका जो मैसेज है वो बिल्कुल ऐसा एनक्रिप्टेड हो गया कि किसी को समझ ही में नहीं आ रहा है क्या है। और स्टेगनोग्राफी में क्या होता है कि जैसे एक
प्लेन टेक्स्ट है। प्लेन टेक्स्ट को क्या किए, एक मान लो एक फोटो है, ठीक है, ये एक फोटो है, और फोटो आपको मालूम होगा कि फोटो, जैसे फोटो को भी अपन फ्रीक्वेंसी डोमेन में बांटते हैं। देखो फ्रीक्वेंसी क्या होता है आप जानते हो ना, हिंदी में आवृत्ति बोलते हैं, इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जो बार बार रिपीट करे, जो फ्रीक्वेंट हो, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं वो चीज। तो आप कोई भी इमेज देखोगे तो इमेज में आपको पता चलेगा कि कोई चीज कम फ्रीक्वेंसी वाला है, मतलब कम रिपीट कर रहा है, और कोई चीज ज्यादा रिपीट कर रहा है। आपको समझ में आता होगा कि मान लो आप मेरे को ये बताओ कि अगर कोई फोटो देखेंगे तो फोटो में अगर ब्लैक हेयर है, ब्लैक हेयर हाई फ्रीक्वेंसी होगा या लो फ्रीक्वेंसी होगा? हर इमेज में कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी बदलती रहती है, कोई कम फ्रीक्वेंट होता है, कोई ज्यादा फ्रीक्वेंट होता है। तो उस हिसाब से आप लो फ्रीक्वेंसी और हाई फ्रीक्वेंसी में बढ़ता है। तो इमेज ना, आपको मैं बताऊं, तो इमेज को ऐसा बांटा जाता है, लो लो, लो हाई, हाई लो और हाई हाई। ये ऐसे फ्रीक्वेंसी बैंड होते हैं जो आपके इमेज को फ्रीक्वेंसी में बांट देते हैं। तो स्टेगनोग्राफी में होता क्या है, जनरली मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो एक इंफॉर्मेशन है, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसको क्या किया ना अपन, एम्बेड कर देते हैं, ठीक है, हम लोग इंसर्ट कर देते हैं किसी एक पर्टिकुलर डोमेन में। लेट सपोज कि मैं अपन लो फ्रीक्वेंसी वाले टर्म में अपन इसको डाल दिए। अब लो फ्रीक्वेंसी हो सकता है, देखो यहाँ पे भी एक लो फ्रीक्वेंसी टर्म हो सकता है इसके मुंह में हो सकता है यहाँ हो सकता है, जरूरी नहीं कि एक ही जगह पे हो सब कुछ, लेकिन लो फ्रीक्वेंसी कहीं भी हो सकता है। लो फ्रीक्वेंसी के में अपन रेंज में डाल दिए तो वो कहीं, ये इमेज ना बिखर के चला जाएगा, कोई कुछ यहाँ पे आ जाएंगे इन्फॉर्मेशन, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे। तो आप जब इस इमेज को देखोगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि प्लेन टेक्स्ट के अंदर छुपा हुआ है, लेकिन आपको सिर्फ ये इमेज दिखेगा, ठीक है। और ये इमेज को आप किसी को भी भेज दो, दुनिया में भेज दो, दुनिया वालों को ये लगेगा कि बढ़िया इमेज जा रहा है, लेकिन इमेज के साथ साथ आपका इंफॉर्मेशन भी साथ में ट्रेवल करता है। इस टेक्निक को बोलते हैं स्टेगनोग्राफी, मतलब इसको बोलते हैं आर्ट ऑफ हाइडिंग, चीजों को छुपाना, इसको बोलते हैं स्टेगनोग्राफी। तो स्टेगनोग्राफी और आपको क्रिप्टोग्राफी में अब मेरे ख्याल से डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि क्रिप्टोग्राफी कैसे होता है और स्टेगनोग्राफी कैसे होता है। तो अब मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि क्रिप्टोग्राफी अच्छी चीज है, लेकिन क्या ये प्योरली सिक्योर है? मतलब कि क्या मैं ये इसको एनक्रिप्ट कर दिया और ये क्रिप्टोग्राफिक टेक्स्ट को अगर मैं भेजना चाहा तो क्या कोई भी इंट्रूडर इसको नहीं पकड़ पाएगा क्या? लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, मतलब क्योंकि इतने सारे इंक्रिप्शन टेक्निक हैं। अगर कोई इंक्रिप्शन टेक्निक इतना अच्छा होता तो फिर आगे दुनिया में दूसरे इंक्रिप्शन टेक्निक बने ही ना होते, अगर वो वीक ना होता। तो हर इंक्रिप्शन टेक्निक में कोई लूप्स एंड होल्स मौजूद हैं जिसको इंट्रूडर पकड़ लेता है और उस हिसाब से अटैक करता है। तो इसी को बोलते हैं क्रिप्टो अटैक। अब मैं आपको क्रिप्टो अटैक में कुछ वेरिएशन बताऊंगा कि इस टाइप का अटैक होगा तो आप समझ जाना कि ये क्रिप्टो अटैक है। जैसे कि इसको नाम दिया गया है नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक, जिसको पीटीए बोलते हैं, नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक, ठीक है। ये इस टाइप का अटैक होता है कि इसमें अटैकर को, जो आपका इंट्रूडर है या जो अटैकर है, उसको ना एनक्रिप्टेड डेटा तो मिला, जो एनक्रिप्शन होने के बाद जो डेटा मिला जो उसको समझ में नहीं आ रहा है वो तो उसको मिला, लेकिन साथ में उसको सम ऑफ द प्लेन टेक्स्ट भी मिल गया। मतलब हो सकता है वो पहचान का आदमी हो, उसको कुछ प्लेन टेक्स्ट समझ में आ गया कि ये चीज भेजा गया है। मतलब कई बार अपन ऐसा एनकोडिंग करते हैं कि मान लो 1 2 3 को अपन को भेजना है, तो अपन क्या किए, विवेक विवेक 1 2 3 GCB, या फिर इसको अपन एक काम कर दिया, इसको 1 2 3 ना लिख के 9 8 7 लिख दिया और ये भेज दिए, ये मैसेज चला गया। अब नॉर्मल इंसान को समझ में नहीं आएगा कि ये मैसेज है क्या, लेकिन अगर किसी को पता है कि थोड़ा सा प्लेन टेक्स्ट, उसको मालूम है कि भैया ये इंसान करता क्या है, इसका टेक्निक क्या है, कि ये 1 को जनरली 9 से रिप्रेजेंट करता है, 2 को 8 से रिप्रेजेंट करता है, उसको थोड़ा सा चीज मालूम है और एनक्रिप्टेड डेटा उसको मालूम है, तो वो आराम से चीजों को निकाल लेगा। और यही जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तो ये एनिग्मा साइफर के नाम से ये फेमस हुआ था। जब अमेरिका और रशिया के बीच में फाइट हो रहा था तो चीजें डिसाइफर कर ली जा रही थी। तो
ये होता है आपका नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक का मतलब कि जब अटैकर को प्लेन टेक्स्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पहले से मौजूद रहता है, उसको नॉन प्लेन टेक्स्ट अटैक कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो अटैक आप इसी के अंदर देख रहे हैं अपन क्रिप्टो अटैक के अंदर, उसको बोलते हैं डिक्शनरी अटैक। मतलब कि अगर कोई ऐसा यूज किया हुआ है कि मतलब अपना जो पासवर्ड है कोई या उसको कॉमन वर्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है कि 1 2 3 4 5 6 स्टार है या कुछ भी उटपटांग टाइप का वो कर रहा है, तो वो देखो डिक्शनरी अटैक मतलब एक्चुअली मैं ये आपको पहले बता देता हूँ कि डिक्शनरी अटैक पहले के जमाने में लोग डिक्शनरी पकड़ के अपना पासवर्ड सेट कर लिया करते थे। डिक्शनरी में बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं, उसी से उन लोग बढ़िया पासवर्ड सेट कर लेते थे, तो उसको डिक्शनरी अटैक कहते हैं कि जनरली अगर हम लोग पासवर्ड में कॉमन वर्ड्स यूज करें तो उस टाइप के अटैक को डिक्शनरी अटैक कहते हैं। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करने का सबसे आसान तरीका कि आप कॉमन वर्ड्स अगर डिक्शनरी पासवर्ड में है या आपके इंक्रिप्शन टेक्निक में है तो उसको आप डिक्शनरी अटैक कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप के अटैक में, वो होता है मतलब इसी के अंदर चल रहे हैं हम लोग क्रिप्टो अटैक के अंदर, वो है आपका ब्रूट फोर्स अटैक। ब्रूट फोर्स अटैक का मतलब ये होता है, देखो ब्रूट फोर्स का मतलब होता है लोग कंटिन्यूअसली अगर जब तक जैसे अपन बोल सकते हैं कीप ट्राइंग द लॉगिन प्रोसेस, मतलब आपने एक बार कई बार ऐसे होते हैं, आप बच्चों को देख लो, बच्चों आपका जो कंप्यूटर मोबाइल का जो स्क्रीन पासवर्ड होता है किसी छोटे बच्चे को दे दो तो वो बार बार ट्राई करता रहता है जब तक लॉगिन ना हो जाए। और आप लोग ये भी देखे होंगे कि 5-6 बार लगातार रॉन्ग कर देते हैं तो वो लॉक हो जाता है। तो यही प्रोसेस होता है कि आप बार बार लॉगिन प्रोसेस को ट्राई करते रहो बाय एवरी पॉसिबल कॉम्बिनेशन, किसी ना किसी दिन तो सक्सेस मिलेगा। तो इस टाइप के अटैक को आप बोल सकते हो ब्रूट फोर्स अटैक। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसी के अंदर में जो क्रिप्टो अटैक के अंदर में आता है, वो है आपका बर्थडे अटैक्स। नाम सबसे पता चल रहा है कि जो अपने पासवर्ड्स को बर्थडे के फॉर्म में करते हैं, लेकिन इसको ना आप ऐसा बोल सकते हो कि हैश कोलिजन होता है इसमें। हैश का मतलब ये होता है कि आप कोई एक मैसेज है, लेट सपोज कि कोई एक वर्ड भेज रहा है, प्लेन टेक्स्ट भेज रहा है, मैं विवेक भेजना चाहता हूँ, और कोई भेजना चाहता है लेट सपोज कोई अच्छा नाम बताओ सुमित को। ठीक है, सुमित भी एक, चलो 2 2 4 2 6, मेरा 5 वर्ड का है वर्ड और ये 6 वर्ड का, ऐसे कोई 10 वर्ड का भेजना चाहे तो अलग अलग जब भेजाता है तो अपन क्या करते हैं मैसेज को हैशिंग कर देते हैं। मतलब कि आप अगर देखे होंगे कभी पासवर्ड आप क्लिक करते हो तो आप मान लो 8 कैरेक्टर आपके कैरेक्टर का पासवर्ड है, वो अपने आप लंबा चौड़ा आप जैसे ही एंटर करते हो वो अपने आप स्टार 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 करके एक लंबा चौड़ा बना देता है। कभी आप लोग इस चीज को एनालाइज किए हो, ऐसा होता है? तो इस इस टेक्निक को हैशिंग टेक्निक बोलते हैं। मतलब सबको एक फिक्स साइज का बना दिया जाता है, इस मैसेज को फिक्स साइज का, उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, MD5 होता है, मैसेज डाइजेस्ट 5, तो ये हैशिंग के तरीके होते हैं। बर्थडे अटैक्स यही होता है कि ये एक अनुमानित किया जाता है कि अगर एक क्लास में 30 लोग हैं तो उम्मीदतः 50% चांस ऐसा है कि 2 लोगों का बर्थडे एक साथ होगा, एक ही दिन पे होगा। तो हो सकता है कि उन लोगों का अगर किसी एक का बर्थडे पता चल जाए तो दूसरे का अपन उस पर अटैक कर सकते हैं, क्योंकि उसको वो हो सकता है कि वही बर्थडे अपना के रूप में पासवर्ड रखा होगा। तो ये होता है, लेकिन इसमें हैश कोलिजन इसलिए होता है क्योंकि ये भी सेम हैश बनाता है और ये भी सेम हैश बनाता है, तो उसमें हैश कोलिजन होता है। बट ये अटैक होता है बर्थडे अटैक, जो कि क्रिप्टो अटैक्स कहलाता है। ठीक है, इसके बाद एक नाम आपको मैं बता देता हूं बस कि ये है डाउनग्रेड अटैक। डाउनग्रेड अटैक का मतलब ये होता है कि ये जो कभी कोई ओल्ड इंक्रिप्शन टेक्निक, जो पुराने जमाने में इंक्रिप्शन टेक्निक यूज होता था, वो आज भी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में यूज होता है अपने सिक्योर मैसेज को भेजने के लिए, तो वहां पे डाउनग्रेड अटैक होना स्वाभाविक है। मतलब डाउनग्रेड अटैक का मतलब ऐसा अटैक जो ओल्ड एन्क्रिप्शन टेक्निक वाले जगह मतलब उस पर बने, तो उसको बोलते हैं डाउनग्रेड अटैक।
अटैक स्टार्ट करते हैं। ये है आपका नेटवर्क अटैक। नेटवर्क अटैक, ये भी आपको कुछ सिलेबस में दिया हुआ है कि आप आइडेंटिफाई कर सको कि ये नेटवर्क अटैक्स को आप कैसे पहचानो। नेटवर्क अटैक का मतलब ये होता है कि आप जो उनका नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर है या नेटवर्किंग जिस चीज से आप कर पा रहे हो, एक दूसरे को नेट इंटरनेट से कनेक्ट कर पा रहे हो, वो कितना वल्नरेबल है अटैक से। ठीक है, तो जनरली आप क्या करते हो, आप कॉलेज कैंपस में देखे होगे या कोई भी, वहां पे वायरलेस लैन आप बिछा देते हैं। वायरलेस लैन से क्या होता है कि लोग बढ़िया कनेक्ट हो जाते हैं अपने इंटरनेट से। और ये वायरलेस लैन क्या होता है, ये वल्नरेबल होता है, मतलब कि ये कमजोर होता है अटैक्स के लिए। मतलब इसको आसानी से अटैक किया जा सकता है इस इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो डायरेक्टली अगर नेटवर्क पे अगर कोई अटैक करे तो दैट इज कॉल्ड नेटवर्क अटैक्स। इसमें आप वायरलेस लैन सबसे वल्नरेबल होता है। अब इसमें आप पहचाने कैसे, या आपको कोई अगर नाम बोल देगा कि ये कौन सा टाइप का अटैक है तो आप कैसे बोले, तो आप इसमें स्पूफिंग को आप समझ सकते हैं कि स्पूफिंग का मतलब जासूसी करना होता है। तो ये जासूसी नेटवर्क पे किया जाता है जनरली। तो इसमें क्या किया जाता है, स्पूफिंग में आपके क्रीडेंशियल्स को, जो आपका इंफॉर्मेशन होता है, उसको चोरी किया जाता है और उसको क्या किया जाता है, ऑथेंटिकेट करने के लिए यूज करते हैं वायरलेस लैन को। मतलब वायरलेस लैन में अगर ऑथेंटिकेशन के लिए किसी चीज की जरूरत पड़ती है, उस क्रीडेंशियल्स को चोरी किया जाता है और या जासूसी की जाती है, उसको बोलते हैं स्पूफिंग। जनरली इसमें मैक एड्रेस को भी, जो आपका मैक एड्रेस होता है, उसको भी स्पूफ किया जाता है ताकि ताकि इम्पर्सोनेट हो पाए। इम्पर्सोनेट का मतलब ये होता है कि आप प्रिटेंड कर रहे होते हो कि आप वो व्यक्ति हो जो जिसको ऑथेंटिकेशन मिला हुआ है। तो इम्पर्सोनेट होता है इसमें। प्रिटेंड क्या करना है इसमें, वायरलेस लैन का जो होस्ट है उसको आप प्रिटेंड करते हो और फिर आप पूरे नेटवर्क की त्राही त्राही मचा देते हो। तो ये है आपका स्पूफिंग का। इसी में और क्या क्या कर सकते हैं, अगर आप नेटवर्क पे आपको एक्सेस मिल चुका है और आप वो हो, तो आप पैकेट इंटरसेप्शन भी कर सकते हैं। पैकेट इंटरसेप्शन, ठीक है। या फिर पैकेट, जो पैकेट आ रहे हैं जा रहे हैं, उनको आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। ठीक है, मॉडिफिकेशन भी आप इसमें कर सकते हो। तो पैकेट इंटरसेप्शन का सीधा सीधा मतलब मैं आपको यही बोलता हूँ कि डेटा में कोई भी छेड़खानी हो तो उसको पैकेट इंटरसेप्शन हो रहा है। ठीक है, चाहे वो ट्रांसमिशन के हो समय या रिसीविंग में हो। और इसी को बोलते हैं मैन इन द मिडिल अटैक। ठीक है, कोई मैन है जो मिडिल में बार बार इसको चेंज कर दे रहा है, तो उसको बोलते हैं मैन इन द मिडिल अटैक। इसी में अगर नेटवर्क में अगर कोई एक्सेस कर पा जा रहा है और नेटवर्क आपका वल्नरेबल है, तो आप फ्लडिंग भी कर सकते हैं, जिसको हम लोग डिनायल ऑफ सर्विस के रूप में भी जानते हैं। डिनायल ऑफ सर्विस, DOS अटैक जिसको बोलते हैं। तो DOS अटैक किसमें आता है, तो ये आपका नेटवर्क टाइप के अटैक में आता है, जिसमें आपको याद होगा, वैसे मैं डिनायल ऑफ सर्विस भी पढ़ा चुका हूँ। इसमें होता क्या है कि सेंडिंग मोर डेटा देन अ सिस्टम कैन हैंडल। ठीक है, एक सिस्टम जितना हैंडल कर सकता है डेटा को, उससे ज्यादा डेटा उस पे पहुंचा देना, दैट इज कॉल्ड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। मतलब कई बार इसमें पिंग्स इतने ज्यादा चले जाते हैं, जो मैसेजेस होते हैं, जैसे मेल बॉम्ब्स होते हैं, एक साथ में 1000 मेल चला गया तो आपका जो इंपॉर्टेंट ईमेल है वो भी आप उसको देख नहीं पा रहे हो। तो ये होता है। इसी में जैमिंग भी होता है, जैमिंग रेडियो फ्रीक्वेंसी। कई बार ऐसा होता है कि आपका जो आप लोग सुने हो क्या, कभी कहीं दंगे वंगे होते हैं या कुछ होता है तो वहाँ का इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। वो एक्चुअली यही होता है कि आपका वो जो रेडियो फ्रीक्वेंसी जिससे ट्रांसमिट होता रहता है, आपका जो आपका नेटवर्क आपने स्टैब्लिश किया है, तो वो उस पर वो जैम कर देता है, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को आगे बढ़ने ही नहीं देता है। अगर आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप ये इसी में आता है एक नाम, आप याद रखिएगा, DNS पॉइजनिंग। ठीक है, डीएनएस तो आप लोगों को मैं कई मतलब अच्छे से पढ़ाया था, डोमेन नेम सब सिस्टम। तो डोमेन कैसे बनता है आपका, कैसे हायरार्की में चलता है, वो
होता है, और उसको अगर आदमी कोई नेटवर्क में अगर मान लो किसी नेटवर्क से कोई एक्सेस मिल गया है उसको, तो वो क्या कर सकता है, उस डीएनएस का जो है उसको चेंज करने की कोशिश कर सकता है, चेंजिंग अ डीएनएस रिसोर्स। ठीक है, जो डीएनएस रिसोर्स का जो रिकॉर्ड है उसको वो चेंज कर सकता है अलग अलग साइट के लिए। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है अगर आपका नेटवर्क वल्नरेबल हो गया तो। इसी में स्मर्फ अटैक भी आता है, स्मर्फ अटैक। स्मर्फ अटैक का मतलब बेसिकली ये होता है, अगर आप आईसीएमपी पढ़े होंगे, मैं शायद पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था याद नहीं आ रहा है, इंटरनेट कंट्रोल कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप जनरली जब इंटरनेट में आप एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, तो डिवाइसेस एक दूसरे को नेटवर्क कम्युनिकेट करने से पहले कुछ मैसेज भेजते हैं। आपको अगर याद होगा तो यहाँ से एक मैसेज जाता था, फिर यहाँ से एक रिप्लाई आता था। आईसीएमपी, हाँ मैं पढ़ाया हुआ ना, तो आईसीएमपी इको ब्रॉडकास्ट एक मैसेज जाता था, जो क्या होता है कि कोई भी कंप्यूटर मान लो इंफॉर्मेशन भेजना चाह रहा है, मान लो ये एक व्यक्ति है जो एक क्रिमिनल टाइप का है, मतलब ये क्राइम करना चाह रहा है, तो ये क्या किया, आईसीएमपी इको ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजा सबको, ये इज सेंड टू ऑल। ठीक है, ये सबको मैसेज भेज देता है कि कौन कौन उस नेटवर्क से जुड़े हुए हो और मेरे से बातचीत करने को तैयार हो। तो इसके रिक्वेस्ट, मतलब जो ये रिक्वेस्ट भेजता है आईसीएमपी इको ब्रॉडकास्ट, तो उसके रिप्लाई में आता है आईसीएमपी आपका इको रिप्लाई। ठीक है, इको रिप्लाई एक मैसेज आता है कि भैया मैं तो तैयार हूँ इंटरनेट आप यूज करने के लिए, आप आ जाओ, बढ़िया अपन एक दूसरे से चैटिंग करेंगे। और जैसे ही यहाँ पे इसको इको रिप्लाई आया है, उसको समझ में आ गया कि ये कंप्यूटर चालू है, ये कंप्यूटर चालू है, वो उसको तुरंत ब्लॉक कर देगा कि भैया अब तो तुम कोई मैसेज ना हो। इसी को तो ये बेसिकली ये डिनायल ऑफ सर्विसेज में ही आता है, ये जो स्मर्फ अटैक भी है, कि आपको कोई सर्विस मिलनी चाहिए थी उसको अब डिनाई कर दिया गया। तो दैट इज नाम के फॉर्म में आप इसको स्मर्फ अटैक की तरह याद रखिएगा। हाँ, और इसी में अगर आप लास्ट अगर आप देखें तो डीडीओएस अटैक भी होता है। डीडीओएस इसी का आगे वर्जन है, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। इसमें क्या होता है देखो, आप कई बार ना आप लोग सुने होंगे ज़ॉम्बीज करके, तो ज़ॉम्बीज की तरह काम करते हैं। इसमें बॉट नेट्स होते हैं, बॉट नेट्स। वो क्या होता है कि अगर कोई एक यहाँ पे मतलब क्रिमिनल है, ठीक है, जो क्राइम करना चाह रहा है, वो यहाँ पे एक बॉट नेट्स बिठा दिया। ठीक है, बॉट्स वो क्या होते हैं, वो लगातार, जैसे यहाँ पे मान लो कंप्यूटर हैं आपके, बहुत सारे आपके कंप्यूटर हैं, ये इन्फेक्टेड कंप्यूटर हो गए हैं। ठीक है, इनको इन्फेक्ट कर दिया गया है, अब ये 4 लोगों को और इन्फेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये और इन्फेक्ट करे जा रहे हैं, इनको इनको इन्फेक्ट करे जा रहे हैं, और फिर एक पर्सन को फिर इन लोग टारगेट बनाते हैं, और फिर ये भी इन्फेक्ट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड, ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक में। तो इसको आपका बॉट नेट्स के जरिए पूरा किया जाता है। कुछ इनको अपन क्या बोलते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, और उसी से हम लोग आगे पूरा सिस्टम को खत्म कर देते हैं। ठीक है, इसी में आगे 2 पॉइंट भी आते हैं, एक होता है इनग्रेस फिल्टरिंग और एक होता है आपका एग्रेस फिल्टरिंग। इनग्रेस फिल्टरिंग का मतलब ये होता है कि जब भी कोई भी पैकेट को, अगर इंटरनल सोर्स एड्रेस भी है, मतलब अगर कोई पैकेट आ रहा है वो इंटरनल आ रहा है, मतलब अपने नेटवर्क के अंदर ही कोई एक और कंप्यूटर है उससे आ रहा है, उससे अगर आपको रोकना है, उसको अलाउ नहीं करना है, तो आप जो फिल्टरिंग होता है उसको इनग्रेस फिल्टरिंग को क्लिक कर लो, मतलब उसको ऑन कर लो आपके नेटवर्क में, तो इंटरनल सोर्स एड्रेस से भी आपको कोई मैसेज नहीं आएगा। और अगर आपको एग्रेस फिल्टरिंग चाहिए, तो आप मतलब एक्सटर्नल कोई पैकेट आ रहा है जो आपसे जा रहा है या आपके पास आ रहा है एक्सटर्नल से, तो उसको रोकने का तरीका ये होता है कि आप एग्रेस फिल्टरिंग कर दो। तो आई होप आप लोगों को है, और एक टॉपिक और देख लेते हैं आज, जो है आपका, इसमें आपके सिलेबस में दिया हुआ है थ्रेट एक्टर्स का। ठीक है, कि आपको थ्रेट एक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो थ्रेट एक्टर्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, थ्रेट एक्टर्स
देखो नाम से इसमें समझ में आ रहा है कि ये कुछ एक्टर्स या कुछ ऐसा है। तो बेसिकली अगर हम लोग हिंदी में अगर बोलें तो गुंडे बदमाश को हम लोग क्या बोलते हैं, क्राइम। गुंडे बदमाश को अपन बोलते हैं ना कि ये तो क्राइम करते ही रहते हैं, उन लोग यूज टू हैं, उसके हैबिचुअल हैं, तो उनको हम लोग बोल देते हैं, जो क्राइम यूज टू होता है उसको हम लोग गुंडे बदमाश बोल देते हैं। वैसे ही आपके इस टर्म में जो एंटिटी, ठीक है, जो एंटिटी रिस्पॉन्सिबल है कोई भी ऐसा इवेंट करने के लिए जो दैट इम्पैक्ट सेफ्टी ऑफ अनदर एंटिटी, ठीक है, अनदर एंटिटी, मतलब आप ये बोल सकते हो कि कोई भी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या ऐसा व्यक्ति किसी पर्टिकुलर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, और वो पर्टिकुलर चीज क्या है, जो ऐसा कोई कर्म जो दूसरे के दूसरे के सेफ्टी को अगर हार्म पहुंचाए या इम्पैक्ट करे, तो वो अच्छा भी हो सकता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। तो कोई भी ऐसा एंटिटी जो दूसरे के सेफ्टी के लिए इम्पैक्ट करे तो या जिम्मेदार हो, तो वो कहलाता है थ्रेट एक्टर्स, ठीक है, थ्रेट एक्टर्स। अब इसमें बहुत सारे थ्रेट एक्टर्स टाइप के चीजें होती हैं, जैसे कि आपको मैं बताता हूं कि एक नाम आप याद रखिएगा जिसको बोलते हैं स्क्रिप्ट किडीज। स्क्रिप्ट किडीज का मतलब ये होता है कि ये कुछ ऐसे लोग होते हैं, चाहे वो इंटरनल भी हो सकते हैं, आपके दोस्त भी हो सकते हैं, या फिर आपके दुश्मन भी बाहर के लोग भी हो सकते हैं, कोई इंटरनल या एक्सटर्नल। अगर आपके कंप्यूटर पे या आपके नेटवर्क पे क्या चल रहा है इसको जानने के लिए कोई कोई प्री मेड रन्स, प्री मेड, जो वो पहले से कोई स्क्रिप्ट बना के आया है, वो स्क्रिप्ट को आपके कंप्यूटर या आपके नेटवर्क में वो रन करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, विदाउट एनी नॉलेज ऑफ व्हाट्स रियली हैपनिंग, मतलब कि उसको अभी पता नहीं है कि क्या आपके उसमें चल रहा है। और उसके बाद मतलब ये बेसिकली आप ये किडी का मतलब ये है कि बच्चों टाइप का, कि पता नहीं क्या हो रहा है मार्केट में या आपके नेटवर्क में, और वो अंधाधुंध आपके नेटवर्क में कोई स्क्रिप्ट, प्री मेड स्क्रिप्ट चलाने की कोशिश कर रहा है। तो उससे क्या होगा कि आपका कंप्यूटर में पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये मैं बोल रहा हूँ, ये इसलिए स्क्रिप्ट किडीज इसके अंदर शामिल होता है, क्योंकि कोई भी एंटिटी रिस्पॉन्सिबल है इवेंट के लिए जो इम्पैक्ट करता है सेफ्टी ऑफ एन अदर एंटिटी, तो इम्पैक्ट कुछ भी हो सकता है, इसलिए स्क्रिप्ट किडीज शब्द आपको ध्यान रखिएगा। अब आपको मैं इसके और भी तरीके बताता हूँ कि थ्रेट एक्टर्स और कैसे टाइप के होते हैं। एक होता है, आप एक्टिविस्ट नाम सुने होंगे कभी, जो बहुत सारे एक्टिविस्ट होते हैं, जो कभी कुछ होता है तो एकदम मोमबत्ती लेके खड़े हो जाते हैं और कुछ कुछ करते रहते हैं। तो वैसे ही हैक एक्टिविस्ट भी होता है, जिसको हैक्टिविस्ट कहते हैं, हैक्टिविस्ट। ये हैक्टिविस्ट होते हैं जो ऐसा टाइप का काम करते हैं, ये जो दूसरे के सेफ्टी को इम्पैक्ट करने का जो काम होता है, वो ऐसे लोग करते हैं। हो सकता है सोशल चेंज करने के लिए भी कर रहे हो, क्योंकि आप लोगों को पता होगा जैसे टेररिस्ट आते हैं हमारे देश में, टेरर मचा के जाते हैं, इतना हमला कर देते हैं, और उनसे जब पूछा जाए तो फिर वो बोलते हैं कि मैं ये हमको सिखाया गया है कि हम जन्नत जाएंगे, हम स्वर्ग जाएंगे, या जो भी जितने भी प्रकार के, उन लोग को ऐसा लगता है कि हम सोशल चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कई बार पॉलिटिकल एजेंडा की वजह से भी ये सब उन लोग काम करते हैं। तो उन लोगों को हैक्टिविस्ट कहलाते हैं, जो हैक करने की कोशिश कर रहे हैं, है तो एक्टिविस्ट लेकिन वो हैक करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हैक्टिविस्ट कहलाते हैं। और इन लोगों के पास कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसे ऐसे होते हैं जो इन लोगों को फंड रेजिंग का काम करते हैं, कि इन लोगों को बढ़ावा देने का काम करते हैं कि ये सोशल चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं करके। तो एक्टिविस्ट शब्द आपको ध्यान में रहना चाहिए। एक और शब्द आपको मैं बता देता हूँ जिस जो इस से जुड़ा हुआ है थ्रेट एक्टर से, वो है आपका ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मतलब ये होता है कि ये प्रोफेशनल क्रिमिनल्स को कहा जाता है, जो प्रोफेशनल होते हैं उन क्रिमिनल्स, मैं अभी साइबर के टर्म से बात कर रहा हूँ, प्रोफेशनल क्रिमिनल, जो इन लोग क्या होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, मतलब कोई एक व्यक्ति जो होगा वो क्या करेगा, वो हैक करेगा, ठीक है, कोई एक व्यक्ति क्या करेगा, वो
लूटने का काम करेगा, ठीक है। कोई एक व्यक्ति होगा जो इन लोगों से जो डेटा मिलेगा, क्योंकि इन लोग लूटेंगे जो भी, उस डेटा को सेल करने का काम करेगा, ठीक है। और एक व्यक्ति जो होगा वो फिर कस्टमर सपोर्ट की बात करेगा कि जैसे जैसे कई बार फोन कॉल्स भी आते हैं ना, तो एक कुछ बात करता है कुछ, तो ये जो ऑर्गेनाइज क्राइम होता है, प्रोफेशनल क्राइम, उसमें यही चीजें होती हैं, ठीक है। तो अच्छा, अब ये जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट क्या करती है, जो एथिकल हैकिंग बोलते हैं ना जिसको, गवर्नमेंट क्या करती है, इस थ्रेट एक्टर्स को जहां जहां पहचान में हो जाता है कि इन लोग थ्रेट एक्टर्स हैं, उन लोगों को गवर्नमेंट कई बार अपने नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी यूज होता है। क्योंकि आपको पता होगा कि कोई व्यक्ति अगर आपका चीज को हैक करने की कोशिश कर ले रहा है, तो गवर्नमेंट को भी पता चल जाता है कि हमारे यहाँ क्या क्या चीज में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। मतलब हमारा कहाँ पे लूप है, कहाँ पे होल्स हैं, वो पता हो जाए, इसलिए उन लोग खुद हायर करके रखते हैं ऐसे हैकर्स को, उनको एथिकल हैकिंग कहा जाता है, ठीक है। तो ये थ्रेट एक्टर्स का यही कॉन्सेप्ट था कि जो कोई भी ऐसा व्यक्ति हो या ऑर्गेनाइजेशन हो जो दूसरे के सेफ्टी के लिए प्रॉब्लम करे या फिर कोई अच्छा चीज करे लेकिन कुछ ना कुछ इम्पैक्ट करे, तो उनको होता है। उसमें दो तीन चीज मैं आपको बताया, स्क्रिप्ट किडीज, हैक्टिविस्ट और ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में। आई होप उसको नेक्स्ट सेशन में डील कर लेंगे। वो होता है आपका पेनिट्रेशन टेस्टिंग। पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। ये टॉपिक लंबा है तो मैं इसको आप लोगों को पूरा डिटेल अभी नहीं बता रहा हूँ, आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग कल के लेक्चर में कर लेंगे। दूसरी बात मैं आप ठीक है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, अगर नाम आपके में आपके सिलेबस में आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे हम लोगों ने आइडेंटिफाई सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स किया, आइडेंटिफाई क्रिप्टो अटैक्स किया, नेटवर्क अटैक्स किया, और यहाँ पे है इस्टेब्लिश बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ थ्रेट एक्टर्स। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आ गया थ्रेट एक्टर्स क्या होता है। यहाँ बोल रहे हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग होना चाहिए और वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग होना चाहिए। तो ये दोनों आपस में कैसे होते हैं वो मैं आपको कल क्लियर कट बता दूंगा, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ। पेनिट्रेशन टेस्टिंग का मतलब होता है एक कला या एक, इसको बोलते हैं आर्ट ऑफ फाइंडिंग वल्नरेबिलिटी। मतलब आप किसी सिस्टम में कमजोरी खोजने की अगर कोशिश कर रहे हो, उस कला को बोलते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग। मतलब अगर आप लेट सपोज आप एक हैकर हो और आपको बोला गया है कि आप इस मशीन को हैक करके दिखाओ, तो आप उसमें आपकी जो कला होगी, जो उसमें आप उसकी कमियां खोजोगे, कहाँ लूप्स एंड होल्स हैं उसको खोजोगे, उसको बोलते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग। तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग का मेन मकसद यही है कि आप उसको वल्नरेबिलिटी को फाइंड कर पाओ और आप ये डिटरमाइन कर पाओ, ठीक है, आप ये डिटरमाइन कर पाओ कि उसमें अनऑथराइज एक्सेस हो सकता है कि नहीं। पहली बात तो ये, आप अनऑथराइज एक्सेस हो सकता है कि नहीं, और या फिर आप ये सीधा आप ये देखो कि इसमें मैलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म किया जा सकता है कि नहीं, इसको आप डिटरमाइन करोगे, ठीक है। तो मैलिशियस एक्टिविटी इज पॉसिबल और नॉट, ठीक है। अब इसमें ना बहुत सारे चरण होते हैं, बहुत सारे फेस में ये काम करता है। आप ऐसे ही तो कहीं मतलब कोई भी चीज को अगर आपको कमियां खोजना है तो आप फेस बाय फेस आप जाना चाहोगे। तो इसमें जो सबसे पहला जो फेस होता है उसको बोलते हैं प्लानिंग एंड रिकॉनाइसेंस, ठीक है। ये इसका मतलब होता है, ये फेस में जनरली कोई क्या करता है कि वो डेटा को इकट्ठा करने की कोशिश करता है, डेटा को कलेक्ट करने की कोशिश करता है, डेटा कलेक्शन करता है। उसके बाद ये डिसाइड करता है कि कौन सा टेस्टिंग मेथड लगाऊंगा। मतलब आपके दिमाग में आ गया कि मेरे को टेस्ट करना है इसके वल्नरेबिलिटी को, तो मैं कौन सा टेस्टिंग मेथड लगाऊंगा, वो पहले फेज में वो चेक करता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप दूसरे में, वो स्कैनिंग एंड डिस्कवरी प्रोसेस होता है। स्कैनिंग एंड डिस्कवरी प्रोसेस में बेसिकली ये देखा जाता है, जो वो चेक करता है कि स्कैनिंग के लिए मैं कौन सा टूल यूज करूं, ठीक है। इसमें कौन से सर्विसेज, अगर कंप्यूटर की बात की जाए तो इसमें कौन से सर्विसेज अभी रनिंग है,
कौन सी लाइब्रेरीज इसमें पहले से स्टोर्ड हैं जिससे मदद लिया जा सकता है, ये सब चीजें देखी जाती है सेकेंड फेज में जब अपन पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं। तो तीसरे फेज में एक्सप्लॉयटेशन होता है। एक्सप्लॉयटेशन आप समझते होगे कि आप अंदर से चीजों को एक्सप्लॉइट करते हो, मतलब इसमें ये देखा जाता है कि टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक आप उस सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज कर लोगे, ठीक है, टू व्हाट एक्सटेंट सिस्टम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। उसके बाद चौथे स्टेप में जाया जाता है। चौथे स्टेप में रिस्क एनालिसिस किया जाता है, बेसिकली रिस्क एनालिसिस एंड सजेशन। इसमें वो व्यक्ति क्या करता है, वो चेक करता है कि एविडेंस कलेक्ट करता है कि मैंने आप पे ये वाला टेस्टिंग किया, ये वाला आपको स्कैन किया और ये रिजल्ट आया, तो उसके एविडेंस वो कलेक्ट करने की कोशिश करता है, ठीक है, कि ये परेशानी है, मतलब आप बोल सकते हो कि एक्सप्लॉइटेड वल्नरेबिलिटी, ये आपके सिस्टम में कमियां हैं, उसके एविडेंस वो कलेक्ट करता है। वो फिर उसके बाद कैटेगराइज करता है कि इस सिस्टम में किस किस प्रकार का रिस्क है, कैटेगराइज करता है रिस्क को कि इसमें लो रिस्क है, ये सिस्टम हाई रिस्क पे है। और उसके बाद फाइनल वो क्या करता है, वो एक रिपोर्ट जनरेशन करता है। रिपोर्ट जनरेशन में वो डिटेल्ड रिपोर्ट देता है कि भैया मैंने ये टेस्टिंग किया, ये कैटेगरी में पर्टिकुलर ये आपका रिस्क है, और ये फाइनल आपका सॉल्यूशन है। मतलब इसमें रिपोर्ट जनरेशन में सॉल्यूशन भी बताया जाता है कि ये आप कर सकते हैं। तो बेसिकली कोई भी कंपनी अगर पेनिट्रेशन टेस्टिंग करवाती है अपने नेटवर्क का, तो वो बेसिकली यही खोजने के लिए करवाती है कि कहाँ कहाँ लूप्स एंड होल्स हैं। और वो कोई भी कंपनी उसको करती है, साइबर सिक्योरिटी की बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो ये सब काम करती हैं और वो लूप एंड होल खोजती हैं और उसको रिपोर्ट देती हैं, और उसका इतना सारा पैसा चार्ज करती हैं क्योंकि उसको मालूम है कहाँ लूप एंड होल है पेनिट्रेट। अगर वो सामने वाला व्यक्ति उसके हिसाब से पैसे नहीं देता, या फिर मतलब इन द सेंस कि वो जितना डिमांड करते हैं कि यार हमको हमारा इतना तो बनना चाहिए और वो नहीं देते हैं, तो फिर उसको मालूम है आपके लूप्स एंड होल, कल के डेट में वो खुद ही आपके सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर सकता है। तो इसलिए इसके बहुत हायर चार्जेस लिए जाते हैं। तो बेसिकली ये होता है। अब इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग में, तो वो मैं आप लोगों को कल डिटेल में बता दूंगा। अभी के लिए अपन इसको